चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 6 है तुम्हारा। और अगर जितने भी तुम्हारे पास सैंपल पेपर है, देखो जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, 6 × 5 30 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म है। 5 क्वेश्चन करने से सिर्फ तो पहले 10 सैंपल पेपर के ना, कम से कम हर एक सैंपल पेपर के 5 5 क्वेश्चन कर दो, बोर्ड में गलत नहीं होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर चाहते हो क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं, शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये लिखते हैं। अब बारी आती है नेट प्रॉफिट मिलेगा कहाँ पे तुम्हें। अगर पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन हुआ, तो रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस लेना है। इसका रिजर्व एंड सरप्लस का। और रिजर्व एंड सरप्लस के आगे अगर नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो नोट नंबर 1 में चेक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस, वो देखना है आपने। इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट, डिक्रीज हो रहा है तो लॉस लिखोगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन होगा आपके पास। इसमें आपको 4 चीजें ऐड करनी है। पहला, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कहीं पर भी जनरल रिजर्व नजर आए तो उसका डिफरेंस ले लेना, वो हमने ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, वो ऐड कर देना। इंटरिम डिविडेंड, कहीं पर भी तुम्हें इंटरिम डिविडेंड वर्ड नजर आए, वो ऐड कर देना। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये नजर आए तो ये ऐड कर देना। अभी बताता हूँ कौन सा ऐड करना है ये वाला। एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, PI टिप। टिप टिप बरसा पानी नहीं होता जो, वो वाला याद कर दिया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपके पास एक सिंगल ही गिवन है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही है, तो ऑप्शन ये वही ऐड करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का भी गिवन है और करंट ईयर का भी गिवन है, और क्लोज कर दे अच्छे से, बस बस। अगर आपके पास ये 2 ऑप्शन गिवन है, फिर इन दोनों में से कौन सा ऐड करेंगे? कई बच्चे डिफरेंस ऐड कर देते हैं। डिफरेंस ऐड नहीं करना, याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करते हैं। कौन सा? करंट ईयर को बोलते हैं मेड, प्रीवियस ईयर को बोलते हैं पेड। इस साल जो प्रोविजन निकाल के रखा हुआ है, एक्चुअल में कैश हमारे पास ही पड़ा हुआ है, एक्चुअल कैश फाइंड आउट करने के लिए वापस उसको ऐड करते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं। कौन सा? क्यों क्यों नहीं लेते करंट ईयर का? वो कल बताया था मैंने कि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। ऐसी लायबिलिटी जो पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी करनी पड़ सकती है, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी को हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेंगे। तो प्रॉफिट में ये मेन मेन 4 चीजें ऐड होती है, मेन। ठीक है। कई बार किसी किसी क्वेश्चन में, यानी पूरी बुक में एक एक क्वेश्चन होगा शायद, उसमें उसमें लिखा होता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। कौन सा लॉस? लॉसेस को ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को माइनस करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ आपको, वो अगर हुआ, अगर इसी में ऐड कर देना। यहाँ पे दिखा देता हूँ, लॉस बाय फायर और अर्थक्वेक, ये ऐड कर देना। किसी किसी में मिलेगा। मेन आपको ये 4 याद रखना है बस, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। ये प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ दिखाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ दिखा देना वर्किंग नोट नंबर 1 की हमने ये कैलकुलेशन नोट में करी है। वहां पे को स्टार्टिंग के फर्स्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताओ कौन सा ऐड करते हैं? करंट ईयर का ऐड करते हैं। क्या? और अगर एक ही दे रखा है तो फिर इसमें ऐड करते हैं। इस प्रॉफिट में एक हेडिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स, ये हेडिंग है। इसको प्रॉफिट में ऐड करें। क्या क्या जो ज्यादातर यूज होता है? डेप्रिसिएशन, क्या लिखा है मैंने, या एमोर्टाइजेशन। कल किया था हमने, एमोर्टाइजेशन क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है। दूसरा गुडविल, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटेंजिबल एसेट, वो कुछ भी हो सकती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो कुछ भी है। रिटर्न ऑफ, जो ज्यादातर मेन यूज होते हैं वो लिख रहा हूँ सबसे पहले नंबर पे। एप्रिसिएशन, गुडविल, कई बच्चे गुडविल रिटर्न ऑफ तो याद रखते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को देखना भूल जाते हैं वो। तीसरा
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड किया मैंने, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। चौथा, इंटरेस्ट पेड। फिफ्थ, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड को अगर आप चाहो तो वर्किंग नोट में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे प्रपोज डिविडेंड और इंटरनल डिविडेंड था ना, वो वहां भी ऐड कर सकते हो। वहां तो प्रपोज डिविडेंड और इंटरनल डिविडेंड तो करना ही करना है, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। किसके ऊपर? 5 हो गए। इसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो लास्ट में लिख रहा हूँ वो बहुत कम आता है। डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, याद रहेगा क्या क्या? डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट, प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ। ये 4 याद करने के बाद और ये वाले पॉइंट्स याद करने के बाद माइनस करने वाला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलमोस्ट इसका उल्टा है। लेस हेडिंग होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम? उल्टा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये क्या है? उल्टा कर दो, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इसका उल्टा कर दो, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड। ये क्या है? इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका उल्टा कर दो, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक एक्स्ट्रा याद करना है बस, रेंट रिसीव्ड। क्या बोला मैंने? ये सारी आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्लस माइनस करने के बाद इसका जो आंसर आता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 4 प्रॉफिट में ऐड करने वाली याद करो, 7 पॉइंट ये याद करो, इसके उल्टे हैं बाकी। ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस करने के बाद आंसर क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें एक चीज याद रखो बस, एक डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? डिक्रीज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को ऐड माइनस करना है। एक डिक्रीज इन करंट एसेट है, इसका उल्टा कर दो, इंक्रीज इन। इंक्रीज इन करंट एसेट तो ऐड हो नहीं सकते ना, क्योंकि जब डिक्रीज ऐड हो रही है तो। एक याद किया, दूसरा बाय वन गेट वन फ्री। लेस करना है, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन। लास्ट में, लास्ट में याद रखना जब आंसर निकल जाएगा, टैक्स पेड माइनस करते हैं। अगर तो एक ही टैक्स है वही ऐड, वही माइनस। अगर दो है, करंट ईयर का प्रॉफिट में ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि मैंने कहा था पूरी बुक में एक आधा ही क्वेश्चन होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को जो हमने ऐड किया था ना शुरू में, लास्ट में उसको कर देना माइनस, जो कि बहुत रेयर क्वेश्चन में यूज होगा ये वाला। मेन अपना प्रोविजन फॉर टैक्स तक याद रखना। मेन तो ज्यादातर बच्चे टैक्स ऐड तो कर देते हैं, लास्ट में माइनस करना भूल जाते हैं। दूसरी बच्चे गलती ये करते हैं कि टैक्स का डिफरेंस ले लेते हैं, वो याद रखना। ये जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम, पॉजिटिव आंसर है फ्रॉम, नेगेटिव आ रहा है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। हमारे पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो डिवाइड किया गया है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। दैट स्टेटमेंट विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि प्लस वन में कैश बुक भी होती थी। उस कैश बुक में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती थी, हम सारी रिकॉर्ड कर देते थे। तो बस फर्क क्या देखना क्या होता है, बस कैश आया या गया वो देखना होता है। कंपनी की कैश फ्लो एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑपरेटिंग, जिसका भी हमने फॉर्मेट बना लिया। सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग, एंड फोर्थ जो वर्ड यूज होता है तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, विच इज इक्विवेलेंट टू कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हर कंपनी या हर फर्म या हर इंस्टीट्यूशन के लिए कंपलसरी है? तो आंसर इज नो। ऐसी फर्म या ऐसी कंपनी जिनकी टर्नओवर यानी पूरे 1 ईयर की सेल 50 करोड़ से ऊपर हो। दूसरा, ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। बाकी कोई बनाना चाहे तो ठीक है, नहीं बनाना चाहे तो चल जाएगा काम। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी का सिर्फ और सिर्फ वो वाला कैश आता है जो कि विच इज वेरी रिलेटेड टू बिजनेस, कि यानी अगर कंपनी सैलरी पे करिए वर्कर्स को तो उसका काम है।
सैलरी पे करना। अगर वो वेजेस पे कर रही है उसका काम है, एडवर्टीजमेंट कर रही है उसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी खर्चे मतलब जो नॉर्मल है वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही आते हैं। किसको छोड़ के? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश आइटम को। सारे के सारे एक्सपेंस आपके ऑपरेटिंग होते हैं। चेज, सेल, रेंट पेड, कमीशन पेड, ये सारे कौन से एक्सपेंस हैं? ऑपरेटिंग। काम है उनका, नहीं काम नहीं खर्चे करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करूंगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? है ना? रेंट पे नहीं करूंगा तो कैसे बिजनेस चलेगा? वर्कर को सैलरी नहीं दूंगा तो सामान कौन बेचेगा मेरा? दैट इज अ पार्ट ऑफ, जो कि ऑलरेडी माइनस किए होते हैं। ये कौन सी है? रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। सिर्फ कंपनी चेक करती है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर पूरे 1 ईयर में कितना उसने कैश खर्चा, कितना कैश स्पेंड किया, और कितनी फिक्स्ड एसेट्स को बेचा तो उसके पास कैश कितना आया। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन करंट एसेट्स पे फोकस रहेगा। किस पे? ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, जिसमें आपका इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड। ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दो चीजें आती है। एक तो आती है करंट इन्वेस्टमेंट, जो हमने कल किया था, जिसमें आता है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, चेक, बैंक ड्राफ्ट। ये आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनफ्लो है, आउटफ्लो है, या नो फ्लो है। गुड्स परचेज इनफ्लो आउटफ्लो है? आउटफ्लो। गुड्स खरीदिए पैसा देना पड़ेगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नो फ्लो। मशीन की वैल्यू कम हुई है, नो फ्लो। पैसा थोड़ा ना गया किसी को, तुम्हारी एक्टिवा खरीदी तुमने, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, पैसा थोड़ा ना दे के आई हो किसी को। अभी तो हमने हेडिंग में ऐड किया था उसको नॉन कैश आइटम में। ये देखो, नॉन कैश आइटम में, तभी तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। ठीक है, बताना मुझे बड़ा ध्यान से। इशूड बोनस शेयर, नो फ्लो। बोनस का मतलब है फ्री में दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो नो फ्लो, पैसा नहीं लेती कंपनी। पैसा लेगी तो फिर बोनस किस बात का होगा? क्लियर? डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर लिया इक्विटी शेयर्स में, नो फ्लो। डिबेंचर्स को जस्ट कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर्स में, पैसा पूसा नहीं दिया किसी को। ठीक है, नो फ्लो। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, वो नो फ्लो है क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू कैश ही है। बैंक में डिपॉजिट करवाओगे कैश, एक कैश जा रहा है तो जा रहा है बैंक में, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, कैश के बराबर ही है, तो उसका आंसर भी है नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, दोनों केसेस में आंसर है नो फ्लो। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। और फॉर्मेट टिप्स पे रखना, फॉर्मेट आता होगा तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा इजीली निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये क्वेश्चन देख लो तुम पहले, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन को मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले, पढ़ो क्वेश्चन में पूछा क्या है। कंप्यूट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बाय द, जो हमने फॉर्मेट किया वो इनडायरेक्ट मेथड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अप्लाई होता है, कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है। सबसे पहले ढूंढना है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ढूंढो, कहीं पे प्रॉफिट नजर आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेकंड नंबर पे आपको 4 चीजें ढूंढनी है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। चेक करो इसमें से कहीं नजर आ रहा है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने किसी फॉर्मेट में भी लिखवाया नहीं मैंने, परचेज भी तुम्हें नहीं लिखवाया मैंने। इन्वेंट्री आपकी कौन सी एसेट होती है? करंट एसेट का पार्ट, इसलिए कल मैंने तुम्हें करंट एसेट करंट लायबिलिटी बताई। इन्वेंट्री 8 लाख थी, कितनी होगी? इंक्रीज इन करंट एसेट, ज्यादातर बच्चे इसको लेना भूल जाते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट का पार्ट है। किसका पार्ट है? डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होती है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होती है। अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट में मैंने लिखवाया तुम्हें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड होता है। अदर एक्सपेंस मैंने नहीं लिखवाया कहीं पे भी, टोटल एक्सपेंस नहीं लिखवाया, छोड़ देना। ये क्या है? यानी सबसे पहले जब तुम फॉर्मेट बनाओगे तो जब लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 4 चीजें तो है नहीं इसमें ऐड करने वाली, तो डायरेक्ट प्रॉफिट लिख देना। हाउ मच? 8 लाख। ऐड, एडजस्टमेंट, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिलहाल तुम्हारे पास क्या क्या है? डेप्रिसिएशन, पहले नंबर पे डेप्रिसिएशन ही चेक करना, 80,000। इसके अलावा इसमें तो कुछ नहीं है।
बस प्लस माइनस करने वाली यही दो चीजें हैं, तो इसका आंसर आता है जो प्लस माइनस करने के बाद वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऐड करने वाली ज्यादा होती है, माइनस वाली कम होती है। हेड बना लिया करो पहले ही, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। माइनस कर दिया करो इसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन, पहले इसको ही निपटा दो। इन्वेंट्री 8 लाख से कितनी होगी? इन्वेंट्री करंट एसेट है, ये रहा इंक्रीज, ये रही इन्वेंट्री। इंक्रीज हो तो क्या करना है? माइनस। माइनस वाली चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, यहाँ लिखोगे तो ब्रैकेट में दिखा देना, मर्जी है तुम्हारी, वो कहीं भी दिखा सकते हो। और देखो क्रेडिटर्स क्या होती है आपकी, क्या हुई है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का हेड ये रहा, क्रेडिटर्स यहाँ लिख दो। कितने इंक्रीज हुए? 40,000 ऐड कर दो। डेटर्स आपके क्या होते हैं? करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस करते हैं 70। आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ये रही डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इतनी बी आर आपकी करंट एसेट होती है, करंट एसेट डिक्रीज हो चुकी है, करंट एसेट डिक्रीज होगी तो ऐड। प्रीपेड एक्सपेंस आपके करंट एसेट्स होते हैं, डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज है तो टोटल करोगे 880 प्लस 40 920, 920 प्लस 25 9,45,000। 9,45,000 में से 180 माइनस कर दो, 1 लाख ही नहीं 1,80,000 माइनस करोगे, 2 लाख माइनस करोगे 745, 820 प्लस कर दो 7 लाख। इसको बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर भी आ रहा होगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही फॉर्मेट थोड़ा बड़ा सा है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का बहुत छोटा छोटा सा फॉर्मेट है। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑपरेटिंग के ज्यादा होते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, उसमें अकाउंट्स बनाना आना चाहिए, वो जल्दी बन जाता है। देन हाँ जी, पहले तो बताओ प्रॉफिट ढूंढो कितना है इसमें। 2023 का कितना है? 24 का। अगर प्रॉफिट एंड लॉस 2 सालों की गिवन हो तो डिफरेंस लोगे, कितना है? 250 प्रॉफिट आपके पास है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 250, जो कि आप वर्किंग नोट में दिखाओगे। वर्किंग नोट में इसलिए दिखाना है क्योंकि इसमें 4 चीजें ऐड होती है, टिप टिप बरसा पानी, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड। चेक कर लो उन चारों में से कुछ है? ट्रांसफर टू जर्नलिज्म 50 लिख देना यहाँ पे, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। और देखो इनकम टैक्स प्रोविजन मेड 1,50,000। करंट ईयर का मेड होता है, प्रीवियस ईयर का पेड। मेड वाला ऐड होता है प्रॉफिट में यहाँ पे, पेड वाला लास्ट में माइनस होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये कहाँ दिखाते हैं? एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में। तो टोटल ऐड करके जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा 4 लाख। तो जब तुम बनाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आप दिखाओगे 4,50,000। एडजस्टमेंट में क्या क्या ऐड करते हैं, इसमें से क्या क्या ऐड करने वाला है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ ऐड करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड करते हैं 10,000 प्लस 1,000। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, लिख लेना। ये बना 4,60,000। ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। लेस करोगे हाउ मच? ये आंसर कितना है? 4,50,000 को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी चेक करनी है। प्रीपेड एक्सपेंस 23 में थे 8,000, 24 में दे नहीं रखे, दे नहीं रखे तो क्या हो गए? जीरो। डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज है तो डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करते हैं। ठीक है, बस यही था। आंसर आएगा 4,60,000। इसको लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने कहा था टैक्स शुरू में ऐड करते हैं, शुरू में, ये दिखा ऐड किया, लास्ट में बच्चे माइनस करना भूल जाते हैं। बट अब बुक में दिया होता है कोई आंसर, अब इसको लिख देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि टैक्स देने से पहले वाला, शायद मे बी ये आंसर हो 465, है ना। फिर लास्ट में वैसे माइनस करते हैं टैक्स पेड। क्या माइनस करते हैं? अगर एक ही दे रखे हैं, एक ही, तो हम उसी को मेड मानेंगे, उसी को पेड मानेंगे। कितना है टैक्स? 150। माइनस करके लिखोगे 3,15,000। इसको लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, सॉरी, ऑपरेटिंग नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स लिखोगे। पहले वाले को लिखेंगे ऑपरेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद लिखोगे आफ्टर टैक्स। ये चेंज है बस। तुम्हारे पास दिक्कत आ सकती है
ये वर्ड क्या देखो, डेबिट का मतलब 2021 में जो प्रॉफिट है वो है लॉस है, और 2022 में जो प्रॉफिट है वो है 60। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है एक माइनस में एक प्लस में हो, तो याद रखना करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं इसमें से। वैसे तो हर बार का ये रूल होता है, करंट में से प्रीवियस ही माइनस करते हैं। बस वो बात अलग है कि हमें वैसे पता चल जाता है कि इंक्रीज है तो प्रॉफिट, डिक्रीज है तो लॉस है। करंट ईयर में से 60 में से माइनस करना है, माइनस का 12, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, इसका मतलब है 12,000 लॉस कवर करने के बाद हमारे पास इस साल 60,000 बच गए, तो दैट मीन 72 कमाए होंगे, तभी तो 12,000 का लॉस कवर कर लिया था हमने। ठीक है, और अगर ये भी माइनस में होता फिर क्या करते, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर -60 में से माइनस करना है माइनस का 12, तो -60 प्लस 12, फिर ये लॉस आता आपका, फिर लिखते हैं नेट लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चार चीजें ऐड करनी है जरूर। कौन कौन सी, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। क्या क्या इसमें देखना कुछ है, एक बस एक ही है। एडजस्टमेंट में क्या क्या ऐड करोगे, एडजस्टमेंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कौन से एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जब कंपनी स्टार्ट करने से पहले एक प्रमोटर्स जो कंपनी को बनाते हैं वो जो खर्चा करते हैं, वो बाद में पर कंपनी जब बन जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लेते हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये भी ट्रांसफर टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने किया था ना, ये ऐड कर देना एडजस्टमेंट में। बस यही है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है, माइनस एसेट होती है। ट्रेड पेबल 60 थे, 52 होगी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, माइनस, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस 75 से 25,000 हो गए, 2,500 डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 21 में 4,000 थे, 22 में 0 है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। ठीक है, जिन्होंने पहले किया हुआ है चैप्टर यहाँ पे तो वो तो जल्दी कर सकते हैं। लो जी, आ गया तुम्हारा प्यारा सा क्वेश्चन, नन्ना सा क्वेश्चन, राज दुलारा क्वेश्चन, जो मैक्सिमम मैक्सिमम केस बनता है इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले ढूंढो प्रॉफिट कितना है, एक ही है। चार चीजें ऐड करो, टिप, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर टैक्स, बस। ये देखो ये आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, इसको क्या करोगे प्लस, और लास्ट में क्या कर दोगे माइनस। प्लस करके जो आंसर आता है इसका सबको प्लस करके बताना कितना आ रहा है, जिसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 410 प्लस 120 530, 530 प्लस 1 लाख 630, 630 प्लस 80 7,10,000। इसमें एडजस्टमेंट ऐड करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम्स। देखो इसमें चेक करते जाओ, डेप्रिसिएशन कितना है 60, डेप्रिसिएशन हो गया 60। पेटेंट रिटर्न ऑफ, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ कितनी है ये, बस। गेन क्या करेंगे माइनस, ये बाद में करेंगे, अभी पहले इसको प्लस करो। 710 प्लस 110 820 माइनस करोगे, गेन ऑन सेल ऑफ, सारा खेल फॉर्मेट का है, हाउ मच 10,000। बुक में पेटेंट 10,000 है, कोई बात नहीं, अगर बोर्ड में क्वेश्चन 50 आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग करें जो एट प्रेजेंट हमारे सामने है। तुम बुक के अकॉर्डिंग करना, बुक वाला आंसर मैच कर जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इसके वाला आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, ये करा, यानी हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। हाँ, लास्ट में इसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है ना, इसको बोलते हैं। ऐड करोगे इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट, इसका उल्टा इंक्रीज इन लेस, इसका उल्टा। चेक करते हैं क्या क्या है। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड कर दो 1 लाख, डिक्रीज इन क्रेडिटर माइनस कर दो 60, माइनस कर दो यहाँ पे। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐड करते हैं, ये दो तो बात है। प्लस करोगे 920 प्लस 5 9,25,000, 925 में से 60 माइनस करोगे, ये आएगा आपका 8 लाख। लास्ट में माइनस करते हैं, याद रखना टैक्स पेड जरूर माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, टैक्स पेड, ये दे भी रखा है इसमें, वो भी करेंगे। इनकम टैक्स पेड माइनस करना है कितना,
8 लाख। लास्ट में ये जो लॉस बाय फायर शुरू में ऐड किया था ना, लॉस बाय फायर शुरू में ऐड करते हैं और लास्ट में माइनस कितना है, 7 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये था तुम्हारा, आई थिंक सो 14 क्वेश्चन तक ही थे इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले। क्लियर। हाँ, एक चीज और, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चे गलती करते हैं, गुडविल 2023 एंड 2024 में आपके पास 50 गिवन है, और एक केस है गुडविल का 70 गिवन है, और गिवन है 40। डिक्रीज इन गुडविल को बोलते हैं रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं? डिक्रीज होती है तो रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ को क्या करते हैं हम? ऐड, एडजस्टमेंट में ऐड करते हैं, एडजस्टमेंट में। अगर गुडविल इंक्रीज हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाता, फिर जाता है परचेज ऑफ गुडविल के नाम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी में? तो कहने का मतलब है, आज जो हमने किया ऑपरेटिंग वाला, अगर गुडविल इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टिंग में, डिक्रीज होती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद रखना। क्लियर। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10% डिबेंचर्स दिए होंगे आपको, 60,000, और आपके पास है 80,000। जहां कहीं भी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें परसेंटेज नजर आए, चाहे वो शेयर्स के साथ नजर आए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के साथ नजर आए, चाहे वो इंटरेस्ट के साथ, डिवेंचर के साथ नजर आए, चाहे वो लोन के साथ नजर आए, किसी के साथ भी आए, इंटरेस्ट जरूर निकलेगा। होता क्या है, 60,000 के डिवेंचर्स थे, इंक्रीज हो गए। यानी अगर मैंने लास्ट ईयर 60,000 का लोन ले रखा था, अब वो 80,000 का लोन हो गया, इसका मतलब 20,000 का लोन मैंने और लिया। वैसे ही डिवेंचर 60,000 के इशू किए थे, वो 80 के हो गए। दैट मीन्स इस साल मैंने 20,000 के डिवेंचर्स इशू किए। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने करंट ईयर में इशू करे। किसमें इशू करें? इंटरेस्ट निकलता है प्रीवियस ईयर के ऊपर। इंटरेस्ट पेड ऑन कौन से ईयर पे? भाई अगर 20,000 के मैंने 25 में आज ही इशू करे हैं, मैंने जब पब्लिक से पैसा ही आज लिया है, तो मैं आज कैसे इंटरेस्ट दे सकता हूँ उनको? फिर किस पे दूंगा? जो पिछले साल लोन ले रखा 60,000, तो उस पर तो दूंगा इंटरेस्ट। कुछ ना लिखा हो तो किसके ऊपर? प्रीवियस ईयर के ऊपर। 60,000 का 10%। क्लियर। अगर क्वेश्चन लिखा हो कि डिबेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2024, अगर अप्रैल 24 है तो यानी मैंने 20,000 के डिबेंचर्स अगले दिन ही इशू कर दिए थे, तो इंटरेस्ट निकलेगा किसके ऊपर? करंट ईयर के ऊपर। किसके ऊपर? इंटरेस्ट पेड ऑन करंट ईयर, 80,000 के ऊपर 10%, 8,000 रुपीज। कुछ ना लिखा हो तो प्रीवियस ईयर पे, अगर लिखा है 2024 तो दोगे किस पे? 2025 पे। केस 1, केस 2। अगर लिखा है डिबेंचर्स इशूड ऑन 31 मार्च 2025, यानी करंट ईयर में इशू किया, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा किसके ऊपर? प्रीवियस ईयर पे। यानी 60,000 का 10%, 6,000। तो 3 केस बने। कुछ ना लिखा हो तो प्रीवियस ईयर पे, 24 है तो 25 में, 25 है तो, बट कंडीशन याद रखना, 1 अप्रैल और 31 मार्च। क्या बोला मैंने? 1 अप्रैल और ये वाली डेट की बात कर रहा हूँ। बट अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, क्वेश्चन में लिखा हो डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 सितंबर, 1 अक्टूबर ना लो यार, 1 जुलाई 2024, कब इशू किए? 1 जुलाई 2000, यानी बीच में इशू करें। तो रूल याद रखना, बड़ा सिंपल सा है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कम वाले पे फुल। क्या बोला मैंने? कम वाले पे फुल। कम कौन सा दोनों में से? कम वाले पे फुल, यानी 60,000 के ऊपर कितने परसेंट? दूसरा, डिफरेंस के ऊपर। क्या बोला मैंने? डिफरेंस पर, डिफरेंस कितना है? 20। जितना टाइम यूज किया, डिफरेंस पर जितना टाइम पैसा यूज किया। कब लिए डिवेंचर्स पब्लिक से पैसा? कब, किस डेट को लिया? जुलाई 2024 को पैसे लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है 31 मार्च 2025 को। तो जुलाई में पैसा लिया तो कब तक यूज किया? 25 तक यूज किया, 9 मंथ यूज किया। कितने मंथ यूज किया? तो 20,000 के ऊपर 10% कितने मंथ्स का? वो निकलेगा 1,500।
टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? 4 केस हो गए, 75 ही लिखा है, अच्छा वो तो ऐसा है। 4 केस हो गए, कुछ ना लिखा हो तो प्रीवियस ईयर पे, मार्च 25 हो तो 24 पे, अप्रैल 24 हो तो 25 पे। इस अप्रैल 1 अप्रैल और 31 मार्च के अलावा कोई भी डेट गिवन हो, बीच की कोई भी डेट गिवन हो, तो कम वाले पे फुल और डिफरेंस पे जितना टाइम यूज किया, और अगर ये होता ही ना, ये जीरो होता, फिर क्या करते? कम वाले पे फुल यानी जीरो, डिफरेंस कितना 80, 80 के ऊपर जितना टाइम, 80,000 के ऊपर 9 मंथ। ठीक है, ये वाले केसेस याद रखना, कल मैं बताऊंगा। ये तो इश्यू का केस है, कई बार हम डिवेंचर्स की पेमेंट भी करते हैं। क्या करते हैं डिवेंचर की? सारे केस सेम है, यही सेम केस है, हल्का सा चेंज है, बिल्कुल नॉमिनल सा चेंज है। यहाँ पर रूल वही होगा, कम वाले पे फुल और डिफरेंस के ऊपर भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस के ऊपर भी यही रूल है, कितना टाइम यूज किया। ठीक है, बस वो तुम्हें सोचना है कल की डिफरेंस पे कितना टाइम यूज किया, तो वो स्टार्ट करने से पहले मतलब हम करेंगे उसको।